हमारे साथ अविनाश गुप्ता जुड़ चुके हैं। अविनाश जी नमस्कार। क्लियरली जो आउट परफॉर्मेंस है, अगर हम कमोडिटी ऑफ द ईयर भी बोलें तो शायद चांदी को बोल सकते हैं, जिस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। टू बिगिन विद, आपको क्या लगता है कहाँ जा रहे हैं प्राइसेस? चांदी में मनीषा जी 100% तेजी है, there is no doubt about it, because I think जी there is some। अविनाश जी, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ जी मनीषा जी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि तेजी बहुत 100% तेजी लग रही है। इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर एंड वी कैन सी अ राइज टिल 65 टिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, सॉरी दिस दिसंबर। $65 आप कह रहे हैं इस साल के अंत तक? हाँ, $65 तक पहुंच सकता है इस साल के अंत में, क्योंकि जो स्टेज पर अभी चांदी खड़ी है ये $54 के आसपास चल रही है। ये अगर एक 54.5 का जो हाई है वो अगर से ब्रेक करता है तो 65 पहुंचते हुए इसको टाइम नहीं लगेगा हमेशा। तो यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, यानी कि मार्च तक यहाँ पर $65 प्रति आउंस के लेवल्स बन सकते हैं। अविनाश जी, एक इंपॉर्टेंट होगा जानना कि किस तरह का रिएक्शन हम इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, क्योंकि जिन भी लोगों से मेरी बात अब तक यहाँ पर हो रही है वो कह रहे हैं कि सोने के प्राइसेस बढ़ने से वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% नीचे गई है, लेकिन जहाँ तक चांदी की बात है हमने यहाँ पर कोई वॉल्यूम इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखा है। बिल्कुल सही है मनीषा जी, चांदी के अंदर कोई वॉल्यूम में इम्पैक्ट नहीं आया है। इनफैक्ट अगर से मैं देखूंगा तो चांदी के अंदर आज अगर आप देखोगे तो चांदी के अंदर वी आर सीइंग अ वॉल्यूम अप दिस ईयर, और इंपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं कि द वॉल्यूम इन सिल्वर इज मोर देन लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे जैसे सोने का दाम बढ़ रहा है लोगों की पॉकेट साइज उतनी ही है या 10% बढ़ी है, लेकिन उनकी एस्पिरेशंस कम नहीं हुई है। तो जिनकी एस्पिरेशंस हाई है और उनका बजट कम है वो चांदी की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि चांदी की जो ज्वेलरी बन रही है वो आज गोल्ड के स्टैंडर्ड के बराबर बन रही है, तो उसकी वजह से लोग चांदी की ज्वेलरी की तरफ रुझान उनका बढ़ता जा रहा है मनीषा जी। ओह एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जोरों से है, इंपोर्ट वॉल्यूम सारा कुछ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। सिल्वर ज्वेलरी एक तरीका है अविनाश जी चांदी खरीदने का, लेकिन इस साल हमने देखा है कि जो लोग चांदी लेते हैं उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ली, जिन्होंने चांदी आज तक नहीं ली उन्होंने भी इस साल में ली। बिल्कुल मनीषा जी, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिमांड इस साल बढ़ी है चांदी की तरफ। जो लोग इन्वेस्टर थे जिन्होंने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी चांदी के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न आ रहा है, स्टॉक मार्केट से और गोल्ड से भी उनको बेटर लग रहा है, तो लोगों ने चांदी में भी काफी भर के इन्वेस्टमेंट किया है, ईटीएफ के थ्रू उन्होंने किया है। तो सभी एस्पेक्ट से चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है और उसका कंजप्शन भी बढ़ा है, तो दोनों एस्पेक्ट से ही चांदी की तरफ रुझान काफी अच्छा रहा है। और जैसे कि सप्लाई स्क्वीज थी तो दिवाली के टाइम पे हमने देखा कि ऑलमोस्ट 10% का प्रीमियम फिजिकल में चल रहा था, विच वॉज अनप्रेसिडेंटेड, और वो बहुत ही लोगों को परेशान भी किया है, क्योंकि जब भाव नीचे आए थे तो उनको लगा कि हमारी चांदी 15% 17% गिर गई, लेकिन वो गिरी 5 से 7% थी। तो ये सारी चीजें हुई है, बट मुझे ये लगता है कि जिन्होंने भी वो जो यूफोरिया था उसके अंदर चांदी खरीदी है उनको नुकसान नहीं होगा आगे जाकर के, वो कवर अप हो जाएगा। डेफिनेटली दे विल नॉट गेन दैट मच, लेकिन उनको नुकसान नहीं होगा, ये मेरी आशा है। अविनाश जी, जिन लोगों ने खरीद ली है, शायद अगर ईटीएफ बाइंग हम और भी शायद यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे मार्केट्स में, लेकिन आपको लगता है नए बायर्स यहाँ पर आएंगे? और जिस तरह की इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेशन है, इन्वेस्टमेंट डिमांड है, सऊदी अरेबिया ने कुछ चांदी खरीदी है, उसकी पुख्ता रिपोर्ट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से चांदी ने स्ट्रॉन्ग इनरोड्स बनाई हैं मेन स्ट्रीम की तरफ आने के लिए, कहाँ से नए बायर्स यहाँ पर आएंगे? या फिर आपको लगता है कि सोने को काफी हद तक डिस्प्लेस करके चांदी बढ़ेगी? मनीषा जी, इसके अंदर मैं एक पॉइंट और आपको बोलूंगा, जिससे सऊदी अरेबिया की बात चल रही है उसी तरह से there are strong rumors that Russian central bank has also got a huge quantity in silver। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चांदी में है, इंडस्ट्रियल यूज कहीं पे कम नहीं होने वाला है, क्योंकि आज अगर से मैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ईवी एंड सोलर का अगर से कंट्रीब्यूशन इन सिल्वर कंजम्पशन देखता हूं तो वो आज भी 15% के आसपास है, तो दोनों का कंबाइंड, जबकि टोटल इंडस्ट्रियल कंजम्पशन इज रफली अराउंड 50%। तो जैसे जैसे सिल्वर का कंजम्पशन ईवीज और
ऑल्टरनेट एनर्जी के अंदर बढ़ेगा, उस तरीके से सिल्वर का कंजम्पशन इंडस्ट्रियल यूज में भी बढ़ेगा। साथ ही साथ सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे हैं। चाइना ने इसको नेशनल इंटरेस्ट कमोडिटी बताया है, यूएस ने इसको क्रिटिकल कमोडिटी बताया है। तो जब सारी की सारी सेंट्रल बैंक, सरकार और इंडस्ट्रियल यूज ये सारी चीजें बढ़ेगी, तो फंडामेंटली मैं सिल्वर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखता हूँ। हमारे साथ एसएलसीएम के ग्रुप सीईओ संदीप सब्बरवाल हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट जानना चाहेंगे और आपने किस तरह की ग्रोथ देखी है 2025 में, जब हम एग्री, क्रेडिट फाइनेंस, वेयर हाउसिंग जैसे इंस्टेंस देखते हैं। सो मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि इंडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, ये बहुत ही पिछले 5 साल, 1 साल की बात नहीं करूंगा, पिछले 5 साल से जो ग्रोथ है वो औसती 40% से ऊपर की औसती ग्रोथ आ रही है वेयर हाउसिंग सेक्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस साल का अगर मैं बम्पर क्रॉप देखूं तो 357.7 मिलियन टन का टोटल औसती प्रोडक्शन की अनुमान है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखें तो पिछले 10 साल और 15 सालों के आंकड़ों में तो जनरली आप देखते थे कि ये इजाफा होता था कि वीट की प्रोडक्शन बढ़ गई, राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई, पर इस साल आप देखेंगे तो मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स सभी की प्रोडक्शन बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं तो आप कोर्स ग्रेन में देखें तो मक्के में ही इटसेल्फ 6.25 लाख मिलियन टन का इजाफा होकर 43.7 मिलियन टन का अनुमान है प्रोडक्शन का। इसका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये आ जाता है मनीषा जी कि अगर आप देखें तो इससे जो स्टेट की डेमोग्राफिक्स है वो चेंज हो रही है। जो इंपॉर्टेंस पहले सिर्फ पंजाब या हरियाणा की थी क्योंकि वो राइस और व्हीट प्रोडक्शन स्टेट्स थी, वही इंपॉर्टेंस अब कहीं ना तेलंगाना, बिहार सबकी होने लग गई है, बिकॉज वो मिलेट्स, कोर्स ग्रेन और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में इजाफा आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप वेयर हाउसिंग की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो डेमोग्राफिक चेंज भी आ रहा है वेयर हाउसिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी आ रहा है। तो उसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बात करें वेयर हाउसिंग में, तो वेयर हाउसिंग को भी चेंज होना पड़ेगा एज इंक्लूसिव वेयर हाउसिंग, इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। और मैं आपको उसमें भी बताना चाहूंगा इंक्लूसिव वेयर हाउसिंग एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ फाइनेंसिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी चेकिंग, सिक्योरिटी एंड स्टोरेज। ये सारा एक फिजिकल मॉडल की तरफ जा रहा है ये पूरा वेयर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ओह एब्सोल्युटली। विद इन दिस अगर आप इंक्लूसिव की यहाँ पर बात कर रहे हैं संदीप, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहाँ तक स्टैंड करती है? मनीषा जी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी आप देखेंगे तो अगर वेंचर कैपिटल की बात करते हैं तो वेंचर कैपिटल का पिछले 2-3 साल से थीम पहले था खूब एग्रीटेक का, फिर वो थीम थोड़ा धीमा हुआ, पर वो फिर हम देख रहे हैं कि उसमें फिर इजाफा आ रहा है। परंतु क्या हो रहा है कि इवॉल्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये प्राइवेट सेक्टर फंड्स एंड पब्लिक सेक्टर मार्केट्स भी ये देख रही हैं कि वेयर हाउसिंग या एग्रीटेक कोई अलग चीज नहीं है, कोई एग्रीकल्चर एक फील्ड है। उस एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग ये छोटे छोटे हिस्से हैं जो कंपनीज और या जो सिस्टम या प्लेटफॉर्म इन सबको साथ लेके चलेगा। मींस कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कर रहा है, वो क्वालिटी चेकिंग भी कर रहा है, वो स्टोरेज सॉल्यूशंस भी दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस भी दे रहा है। तो वो एक जगह है जहां पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ आ रही है और आगे भी आएगी। जहां तक एसएलसीएम की बात है संदीप जी, यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ है, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं और 2026 के लिए क्या प्लान्स हैं? एसएलसीएम हम हर साल करीबन 50% प्लस की ग्रोथ देख रहे हैं। इस साल भी हम लास्ट ईयर के औसत हम 70% ग्रोथ करेंगे और अगर यही ग्रोथ है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो 60 से 70% ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये एक बड़े लार्ज स्केल के बेस पे कह रहा हूँ कि मैं कोई 10 वेयर हाउसेज के बेस पे नहीं कह रहा हूँ, मैं 21,000 वेयर हाउसेज के बेस पे कह रहा हूँ कि मेरी ग्रोथ आ रही है।